उस्ताद अच्छा है। मुझे उस्तादों को मारना सबसे पसंद है। हुई, सावधान। यह कैसे हो सकता है? 100 किलो का हथौड़ा इतनी आसानी से पकड़ लिया। बस इतना ही। हमारे महासाम्राज्य में युद्ध से युवराज चुना जाएगा। वो 3 बर्बर शत्रु राज्य अपने सबसे मजबूत 3 योद्धाओं को भेज दिया। साफ है कि वे हमारी बदनामी करने आए हैं। हमारे महासाम्राज्य की बेइज्जती चाहते हैं। महामाते ली, यह सब तुम्हारी सलाह का नतीजा है। महाराज, हम युद्ध से युवराज चुन रहे हैं। इसका मकसद तो यही है कि हमारे महासाम्राज्य का उत्तराधिकारी चुना जाए। जब पूर्व राजा का निधन हुआ, उन्होंने आपको राजप्रतिनिधि नियुक्त किया था। आपके शासन के 15 वर्षों में महासाम्राज्य शांत और समृद्ध रहा। प्रजा आपको योग्य राजा मानती है। यदि आप जनता की इच्छा मानकर अभी राजगद्दी पर बैठ जाएं, तो फिर युद्ध से युवराज चुनने की कोई जरूरत नहीं होगी। कमीने! पूर्व राजा मेरे भाई थे। उन्होंने मुझ पर भरोसा करके राज्य का संचालन सौंपा। तुम चाहते हो कि मैं सत्ता हड़प लूं? महाराज, जब पूर्व राजा ने आपको संतान सौंपी थी, उन्होंने कहा था, राजकुमार शेन हुई अभी छोटे हैं, आप राज प्रतिनिधि बनकर राज्य संभालें। अगर राजकुमार बड़े होकर योग्य बने तो आप उन्हें राजगद्दी पर बैठाएं। अगर वे अयोग्य रहे तो आप उनकी जगह ले सकते हैं। चुप रहो। हाँ, महाराज राजकुमार शेन हुई दिन भर मुर्गों की लड़ाई और घुड़सवारी में लगे रहते हैं और न तो शस्त्र में कुशल हैं, न शास्त्र में। हमारा महासाम्राज्य शस्त्र बल पर स्थापित है। अगर ऐसा राजकुमार भी राजा बन सकता है तो हम सब मंत्री और सेनापति पूर्व राजा को क्या जवाब देंगे? हुई बचपन में बहुत होशियार था, लेकिन बड़ा होकर रंगरलियों में डूब गया। यह मेरी ही शिक्षा की कमी है। मैं अपने भाई के सामने शर्मिंदा हूँ। महाराज, युद्ध से युवराज चुनना तो राज परिवार के खून से ही होगा। बस राजकुमारों को इस युद्ध प्रतियोगिता में तीनों बर्बर राज्यों को खुलेआम हराना होगा। तब हमारे महासाम्राज्य की प्रतिष्ठा बनी रहेगी और साथ ही एक सच्चा सम्राट चुना जाएगा। इससे पूर्व राजा को भी न्याय मिलेगा। अब यही एक रास्ता है। हुई, तुझे कुछ दिखाना होगा, समझा? राष्ट्र का पवित्र स्थान कौन हंस रहा है? राजकुमारों और सामंतों को अंदर आकर धूप दिखाने को कहो। जी। आदेश है, राजकुमार और सामंत मंदिर में आकर धूप दें। राजकुमार, मैं पहली बार इस हुको मंदिर में आई हूँ। यह मंदिर ठंडा और उबाऊ है, कहीं कहियांजिन फेंक जैसा मजा नहीं। धूप देने के बाद मैं तुम सबको वापस कहियांजिन फेंक ले चलूंगा। अब हु के जित तंतु सममुत्सव। राजकुमार बहुत बदमाश, बेहूदगी, बेशर्मी। कमीना! प्रार्थना के दिन इस मंदिर में वेश्या लाने की हिम्मत! यह कैसी बदतमीजी! महाराज, शांत हों। हुजूर का स्वभाव ऐसा ही है, थोड़ा बेतुका काम करते हैं। आप उनसे नाराज न हों। पूर्व सम्राट और महारानी का देहांत जल्दी हो गया। आप राजा और रानी ने उनका अपने बेटे से भी बेहतर ख्याल रखा। दुनिया के सबसे अच्छे गुरु महल में बुलाए गए, लेकिन बचा नहीं पाए इस बेकार कीचड़ को। महाराज, दासी को ये माला बहुत पसंद आई। मेरे पास इस माला से भी बेहतर खजाना है। अगर तू अच्छा व्यवहार करेगी, सब तुझे दे दूंगा। मुझे याद है, पूर्व सम्राट के देहांत से पहले इस मंदिर के महंत ने प्रशंसा की थी कि राजकुमार बाल प्रतिभा है। बड़ा होकर इतना बेकार निकला। कैसा बाल प्रतिभा? मुझे तो लगता है ढोंग था। यह शेन हुई कितना भाग्यशाली है। इतना बदतमीज होते हुए भी रीजेंट राजा अब भी उस पर सख्ती नहीं कर पाते। पता नहीं आखिर यह राजा के अपने बेटे हैं या शेन वारिस। तू राजा का अपना बेटा है। चुप रहो। चाचा, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों? किसने आपको नाराज किया? हुई, चुप रहो। शेन हुई, राजकुमार की परीक्षा अभी शुरू होगी। तूने अभी तक कोई सुधार नहीं किया। अब भी वही बेतुका अंदाज। अगर तुझे सुधारा नहीं तो सच में मेरा पूर्व सम्राट के सामने जाने का मुंह नहीं बचेगा। अरे सुनो, राजकुमार शेन हुई को यहाँ से ले जाओ। जी। जिम्मेदार व्यक्ति को बाहर बुलाओ। बाहर फिर क्या हुआ?
सुना है आपके इस मंदिर में पूरे दकिया की भक्ति आती है, बहुत प्रभावशाली है। हम उत्तर कबीला से उपहार लाए हैं, तुम्हारी हिम्मत हमें बाहर निकालने की। यह पैर तुम्हारे पूर्व सम्राट का है जो युद्ध हार कर हमारे इलाके में रह गया। अब हम ज्यों का त्यों लौटा रहे हैं, तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम बहुत ज्यादा हो गए। हम क्या करेंगे? तुम्हारा दकिया 15 साल से राजा के बिना है। 4 राज्यों में से सैन्य शक्ति में सबसे कमजोर हो, तो सही है 3 राज्य दबाव डालें। चुप रह। हरामी जानवर। पूर्व सम्राट की विरासत लाकर हमारी दकिया की गरिमा को ठेस पहुंचाए। सुरक्षा प्रमुख, जाओ और उन्हें रोको। जी। कौन? कोई महारथी है? महाराज, 3 बर्बरों के शव का निपटान हो चुका है। क्या आपने अभी देखा किसने हमला किया? उस व्यक्ति की आंतरिक शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह ताकत में मुझसे ऊपर है। मैं भी नहीं जानता कि किसने हमला किया। ताकत में आपसे ऊपर है। तुम बहुत अच्छी खुशबू दे रहे हो। महाराज, हठीला, अब मेरे महान शिया साम्राज्य का सम्मान पैरों तले रौंद दिया गया है और तुम्हें अभी भी मस्ती करने की सूझ रही है। अरे कोई है? राजकुमार शेन हुई को सम्राट महल ले जाओ। जी। चाचा जी नाराज मत होइए, इतने रूखे मत बनो। चाचा जी बुरा भला। महाराज हुई अभी छोटा है, आप उससे बुरा ना माने। अगर मैं उससे बुरा न मानूं तो वह सच में बेकार हो जाएगा। इस बार मैं जरूर उसकी शरारती आदत सुधारूंगा। ली ताईशी, आज के हमलावर के बारे में आपकी क्या राय है? आज का हमलावर बहुत शक्तिशाली है, बिल्कुल सामान्य नहीं है। मैं बहुत सोच विचार करने के बाद संदेह है कि हमलावर है गुप्त हवेली का मालिक। वह जो सब कुछ जानता है, जो पूरे जियांगहू को नियंत्रित करता है, वह गुप्त हवेली का स्वामी आकाश के सिहिया पाइपा में बस एक किंवदंती है। मुझे असली संदेह है कि हमलावर आज के इस समूह में छिपा है, राजकुमारों और रईसों के बीच। रानी जी का मतलब है कोई है जो रोज बेवकूफ बनने का नाटक करता है और अपनी असली क्षमता छिपाता है। इस बार के युद्ध कौशल प्रतियोगिता में युवराज चुनने के लिए झू यान सबसे होनहार उम्मीदवार है। मैंने वर्षों से योजना बनाई है, मैं किसी और को मौका पाने नहीं दूंगा। ली जेंग। जी, मैं उपस्थित हूँ। युद्ध कौशल प्रतियोगिता से पहले तुम अपने सबसे शक्तिशाली योद्धा को भेजो। सबसे मजबूत योद्धा एक एक करके परखो उन राजकुमारों और रईसों की। अगर सच में कोई अपनी ताकत छिपा रहा है, जल्दी से कार्रवाई करो, उन्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से रोको। युद्ध कौशल प्रतियोगिता। जी, आदेशानुसार। और रानी जी, राजकुमार शेन हुई, क्या उसका भी परीक्षण किया जाए? जैसा तुम उचित समझो। घुटने टेको। चाचा जी। महाराज, गुस्सा शांत करें। हुई बहुत नाजुक और कमजोर है, यह सजा कैसे सह सकता है? आप मुझे ही मारें। जब राजा भाई जी जीवित थे, कितने बहादुर और योद्धा थे। तुम उनके इकलौते बेटे हो। उनकी विरासत लेने की बात तो छोड़ो, उनकी शान में रहना तो दूर, रोज कोठों पर जाते हो, न पढ़ाई लिखाई न तलवारबाजी। देखो, कल तुम ले गए थे वेश्याओं को हुगुओ मंदिर, आज शिकायत मेरे सामने आ गई है। तुम चाहते हो मैं क्या करूं? महाराज, आप भी ना। हुगुओ मंदिर में हमारे महासाम्राज्य के 11-12 सम्राटों की पट्टिकाएं रखी हैं। यह हमारे देश का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तुम इतने बदचलन हो, अगर प्रजा ने देख लिया तो हमारे राजघराने को कलंक लगेगा। महाराज,
अगर दोष देना है तो मुझे दें। दिवंगत राजा और रानी का बहुत पहले देहांत हो गया था और आप तो राजकाज में ही लगे रहे। राजकुमार हमेशा मेरे पास ही रहे। मैं ही राजकुमार को ठीक से नहीं सिखा पाई। माँ, पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता कि आप कितनी सद्गुणी हैं। आप राजकुमार को मुझसे भी ज्यादा अपने बेटे से भी अच्छा मानती हैं। असल में राजकुमार खुद आपकी सलाह नहीं मानते, तो इसमें आपकी क्या गलती? जोयान ठीक कह रहा है। दोनों बच्चे आपने अपनी आंखों के सामने बड़े किए हैं। गुरु ने भी दोनों को एक जैसा सिखाया, लेकिन जोयान इतना होशियार है। तुम सिर्फ मेरी वजह से मैं तुम्हें बचाता हूँ, इसलिए आलसी हो गए हो। महाराज, आप हुई को मत डांटिए। अब से मैं उसे अच्छी तरह से सिखाऊंगी। पहले मैंने लापरवाही की थी तुम्हारी शिक्षा की ओर। अब से तुम यहाँ अखाड़े में जमकर अभ्यास करो। पापा, आज आपको काम से छुट्टी मिली है। मैंने एक नई तलवारबाजी सीखी है। आप मेरा मार्गदर्शन करें। बेकार। अगर तुम में चचेरे भाई जैसी ताकत होती तो मुझे पूर्व सम्राट को कैसे जवाब देना पड़ता। पूरी राजधानी में कौन नहीं जानता राजप्रतिनिधि की पत्नी गुणी और सदाचारी है लू मेइनांग। अगर मैंने उस समय अपनी आंखों से न देखा होता तो शायद मैं मान जाता। सम्राट पिता, सम्राट पिता, क्या कहा था कि टांग टूटने से सम्राट की जान को खतरा नहीं होगा? वैद्य, सम्राट को बचाओ, सम्राट को बचाओ। छोटे राजकुमार, शिष्टाचार का ध्यान रखो। पिताजी, आपकी दवा बहुत असरदार है। बिना रंग और गंध के वे नकली डॉक्टर पूर्व सम्राट के शव की जांच करते रहे, कोई सबूत नहीं मिला। मैं प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन इन वर्षों में हर जगह उसने मुझे दबाया और सीमित किया। उसे तो मरना ही था। अब भले ही चोंगलिन राजा बनना न चाहे, मेरे लू परिवार की ताकत से महासाम्राज्य का आधा राज्य लू के नाम पर आ जाएगा। तो शेन हुई का क्या करें? क्या इस अव्यवस्था में उसे भी? नहीं, सम्राट अभी मरे हैं। अगर उनके इकलौते बेटे तुरंत कुछ हो जाए तो पिछले दरबारियों को शक होगा, हमारी नींव हिल जाएगी। वैसे भी शेन हुई तुम्हारा भतीजा है। इस मौके का फायदा उठाकर उसे अपने पास बुला लो और बेकार बना दो। चंद्रवर्मा प्रधानमंत्री हैं, लू मेइनांग प्रधानमंत्री की बेटी है और राजा के चाचा की पत्नी है। अगर मैं उन्हें अचानक उजागर करूं तो राजा के चाचा विश्वास नहीं करेंगे और सांप को सचेत कर दूंगा। मुझे मौके का इंतजार करना होगा। सम्राट पिता, चिंता मत करो। जब मौका आएगा मैं लू परिवार के इस महासाम्राज्य के कैंसर को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और आपका बदला लूंगा। तू कौन है? तू मेरे नरेश आशियाने में घुसने की हिम्मत कैसे की? यह नरेश सिंह का बेटा है। इतनी घटिया कुश्ती वाला बेकार आदमी रानी और उनके लोगों के लिए कोई खतरा नहीं है। हत्यारा, अपनी जान दे दे। मेरे साथ 5 चालें चल सकता है तो कुछ असली काबिलियत है। जो भी शेन शीजी के लिए खतरा हैं, वे सारे राजा महाराजा और शीजी सब निपटा दिए गए हैं। अब रानी साहिबा को जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं।
जुओ यान की तलवारबाजी और बेहतर हो गई है। लगता है इस बार की युद्ध प्रतियोगिता में ज्यादातर जुओ यान ही विजेता होगा। पिताजी, माँ, आप दोनों चिंता मत करो। बेटा, आपकी परवरिश को बेकार नहीं जाने दूंगा। उन दिनों राजकुमार भी जुओ यान की तरह होशियार थे, लेकिन युद्ध प्रतियोगिता नजदीक है, फिर भी उन्होंने अभ्यास मैदान में कदम नहीं रखा। यह मेरी गलती है कि मैंने उसे ठीक से नहीं सिखाया। पिताजी, स्पष्ट रूप से राजकुमार खुद ही उन्नति नहीं चाहते। मैं महान शिया राज्य की भलाई के लिए युद्ध के माध्यम से युवराज चुनने पर सहमत हुआ। इससे मैं पहले से ही हुई के प्रति अन्याय कर रहा हूँ। मेइन्यांग, इस बार युद्ध से युवराज चुनने का चाहे परिणाम कुछ भी हो, हमें हुई के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। महाराज, चिंता मत करो। राजकुमार मेरे भतीजे भी हैं। किसी भी तरह मैं उसके लिए सबसे अच्छा इंतजाम करूंगी। पिताजी के मन में सिर्फ वह बेकार आदमी है, मैं उससे कहाँ कम हूँ। उस बेकार से नाराज होने की जरूरत क्या है? जब तुम युवराज बन जाओगे, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो शेन हुई को सीमा पर निर्वासित कर दो। अपने पिता के मुंह पर मत देखो। दे बस सासा पे बेलान पादाते हो। कौन हो रात में सम्राट महल में घुसने की हिम्मत? सच में जुओ यान शीजी लायक ही हैं। मेरे साथ 10 चालें चल सकते हैं। रुको जुओयान, तुम जाकर आराम करो। गुलाम रानी साहिबा को प्रणाम। जो काम बताया था वह कैसे हुआ? रानी साहिबा, जवाब में सभी योग्य व्यक्ति जो परीक्षा में भाग ले सकते हैं, राजा, महाराजा और शीजी, मैंने सबको परख लिया है। जो शीजी के लिए खतरा थे, मैंने उन्हें बुरी तरह घायल कर दिया। इस बार के समारोह में शीजी निश्चित रूप से पहला स्थान पाएंगे। बहुत अच्छा किया। अभी पूरे शिया राज्य में सिर्फ शेन हुई मैंने अभी तक परीक्षण नहीं किया है। रानी साहिबा, क्या उसकी क्षमता परखनी है? अब जब आ ही गए तो उसे डरा दो। सबसे अच्छा होगा उसे इतना डराओ कि उसकी हिम्मत टूट जाए। युद्ध के दिन वह बाहर निकलने की हिम्मत न करे। पूरे दरबार के लोग सब उसका मजाक उड़ाएं। गुलाम आदेश मानता है। बहादुर हत्यारा, रात में सम्राट महल में घुसने की हिम्मत, अपनी जान दे दो। बुरा हुआ, वो राजकुमार के कमरे की तरफ है। छोटी हसीना, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ। फूल सी कहाँ छुपी हो? राजकुमार, मैं यहाँ हूँ। आओ, पकड़ो ना। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, अभी भी नौकरानियों के साथ खेल रहे हो? यह दक्षिण का राजकुमार सच में बेकार है। कहाँ गया? कोई प्रतिक्रिया नहीं। पकड़ लिया तुम्हें, अब देखते हैं कहाँ भागोगी। फूलसी, तुम इन दिनों इतनी मोटी कैसे हो गई? कमर तो बाल्टी जैसी हो गई है, बिल्कुल नरम नहीं। क्या फिर से मजाक? यह सफेद मोती साधारण है, लेकिन यह बेकार इसे मेज पर रखता है। शायद जरूरी है। अब आए तो ले जाकर रानी को दे दूं।
कौन? मैं। क्या तुम्हें जाने दिया? अपने गंदे हाथों से मेरी माला छूने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे लगा तुम्हें पता ही नहीं चला। दिलचस्प है, लगता है बाहर वालों ने इस बेकार शहजादे को कमा का। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, माला छोड़ दो। चाहिए तो खुद ले लो ना। बहुत ताकतवर है। नहीं सोचा कि ये बेकार शहजादा इतना छुपा हुआ है। पहले तो तुम्हें जिंदा छोड़ने का इरादा था, लेकिन तुम बहुत ज्यादा जान गए। अभी कहाँ? तू मेरी परीक्षा लेने के लायक भी नहीं है। वही पिछला हत्यारा है। वही है। इतनी जल्दी क्या है? महाराज, दाशिया बच गया। दाशिया बच गया। क्या बच गया? तुम मुझसे क्या पहेली बुझा रहे हो? कल रात मैं महल में गश्त लगा रहा था। एक बहुत बड़े हत्यारे का सामना हुआ। उसकी हल्की चाल बहुत तेज थी। वह मेरे 20 हमले झेल गया, फिर भाग गया सीधे शहजादे शेन हुई के महल की ओर। क्या शाहजादे को कोई चोट आई? महाराज चिंता न करें, शाहजादा बिल्कुल ठीक हैं। क्योंकि वह महान हत्यारा शहजादे के एक ही वार से मारा गया। शाहजादा तो एक कण भी आंतरिक ऊर्जा इकट्ठा नहीं कर सकते। वह कभी तुम्हारे 20 हमले नहीं झेल सकते हत्यारे के खिलाफ। मैं अपनी जान की कसम खाकर कहता हूँ, जो मैंने कहा वह बिल्कुल सच है। यह वह कपड़े का टुकड़ा है जो कल रात का हत्यारा अपने हत्यारे के शरीर से काट लाया। क्या? सच में? अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे पता था पिछले सम्राट जो बहुत वीर थे, उनके इकलौते बेटे का बेकार होना मुमकिन नहीं। बहुत अच्छा। लगता है इस बार की प्रतियोगिता में हमें अच्छा तमाशा देखने को मिलेगा। लेकिन महाराज, क्या आपको हैरानी नहीं होती? अगर शाहजादा इतने ताकतवर हैं, तो इतनी मेहनत क्यों करके बेकार होने का नाटक कर रहे थे? यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि दाशिया प्रतियोगिता में सिर ऊंचा करेगा, तीनों देशों के जंगलियों को शर्मिंदा करेगा। तब तक देखता हूं कौन दाशिया की जमीन पर नजर डालता है। महाराज, आज इतना महत्वपूर्ण दिन है, फिर भी एक थका हुआ सा चेहरा क्यों? चाचा जी, कल रात मैं और दासी रात 12 बजे तक खेलते रहे। अब बहुत नींद आ रही है। जब मेरी बारी हो तब मुझे बुला लेना। महाराज, अभ्यास के मैदान में धूप बहुत है। महाराज को लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें अपने कमरे में जाकर आराम करने दीजिए। हाँ, पिताजी, महाराज को लड़ना नहीं आता। यहाँ समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। ठीक है हुई, अगर सोना चाहते हो तो सो जाओ। कोई है? एक कुर्सी लाओ। माँ, पिताजी ने आज शेन हुई को डांटा भी नहीं। माँ भी नहीं जानती कि तुम्हारे पिताजी आज क्या हुआ है। चाचा जी मुझसे प्यार करते हैं। पिछले राजा जीवन भर बहादुर और योद्धा थे, उनसे यह बेकार कैसे पैदा हुआ? हाथ पैर की लड़ाई में कोई नियंत्रण नहीं होता, तब महाराज मार खाकर पूरे मैदान में भागते न फिरें। जियांग फेंग, क्या तुम्हें सच में यकीन है हुई अपनी ताकत छुपा रहा है? मैं अपने सिर की कसम खाता हूँ महाराज, उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। माँ, क्या तुम्हें यकीन है कि आज सब कुछ ठीक से तैयार है? चिंता मत करो, युवराज का पद निश्चित रूप से तुम्हारा होगा। शुभ मुहूर्त आ गया है। युवराज की परीक्षा का महोत्सव औपचारिक रूप से शुरू होता है।
घूमने वाली लड़ाई विजेता मंच पर रहेगा। जो अंत में खड़ा रहेगा वही युवराज होगा। आज तो यह तय हुआ था कि लड़ाई के द्वारा युवराज चुना जाएगा, तो फिर केवल कुछ ही लोग क्यों आए? सुना है कि वे घायल हो गए हैं। न आना ही अच्छा है। मितू, अपने पिता का नाम रोशन करो। पिताजी चिंता मत कीजिए। तुम्हारी उस मामूली कला से तुम अपने पिता का नाम रोशन कर सकते हो। पहला दौर नरेश सिंह के पुत्र अमित सिंह बनाम शेन हुई, दाशाह के राजकुमार। नरेश सिंह जी, बधाई हो। पहले राउंड में उस शेन हुई राजकुमार से जो लड़ना नहीं जानता, यह तो बिना मेहनत के जीत है ना? अरे क्या करें, किस्मत आई तो रोकना मुश्किल है। शेन हुई राजकुमार, माफ कीजिएगा। ये तो किस्मत का खेल है। मैं इतनी जल्दी आपको हराना नहीं चाहता था। हुई बेटा, तू जा, मैंने तेरे लिए एक अच्छा डॉक्टर बुला लिया है। तो हुई चाची जी का शुक्रिया। शेन हुई राजकुमार, ये नाटक बहुत अच्छा है। हुई जल्दी से कोई हथियार उठा। हथियार भी नहीं उठा सकता, इतना बेकार है क्या? युद्ध प्रतियोगिता में सारे अधिकारी मौजूद हैं। वह कब तक नाटक करेगा? कब तक? महाराज आइए। महाराज, अब मैं हमला करूंगा। चाचा सेना और आधा राज्य रखते हैं। आधा राज्य चंद्रवर्मा पैसे और बाकी आधा राज्य रखते हैं। बाकी आधा राज्य, भले ही मैं युवराज बन जाऊं, वे मुझे सत्ता नहीं देंगे। युवराज बनने का कोई फायदा नहीं। अरे कितना खतरनाक है। मेरे बट पर मत मारना चाचा, बचाओ। अरे यह बड़ा राजकुमार कोई और गुण नहीं, लेकिन आवाज तो बुलंद है। राजकुमार होकर भिखारी जैसा लग रहा है। इस महान राजवंश की इज्जत उसने खत्म कर दी। जियांग फेंग, तुमने तो कहा था वह अपनी काबिलियत छिपाता है। ये तो बिल्कुल बेबस है। राजकुमार, ऐसा क्यों? शेन हुई, हिम्मत है। बस बस, मैं हार मानता हूं। मुझे युवराज नहीं बनना। तुम? मैं जीता। इस महान युद्ध से युवराज चुनने की परंपरा, इस मजे को हमारे 3 राज्य भी शामिल होना चाहते हैं। महासाम्राज्य के राज प्रतिनिधि, हम तीनों राज्य आपका मनोरंजन करने आए हैं, पता नहीं था। वे फिर भी आ गए। यह है तुम्हारे महासाम्राज्य के शाही परिवार की ताकत। बिल्कुल तुम्हारे पूर्व राजा से भी उस समय बेकार थे। बेहुदा हमारा महासाम्राज्य युद्ध से युवराज चुनता है। तुम ये बाहरी जंगली लोग भी भाग लेने के लायक हो। बाहर निकल जाओ। बाहर निकलो जंगली लोग, महासाम्राज्य से निकल जाओ, बाहर निकलो। तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि हमसे हार जाओगे? डर गए हो? तुम बहुत गुस्ताख हो। भीम सिंह, तुम इतना ज्यादा कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा महासाम्राज्य कमजोर है? महासाम्राज्य के राज प्रतिनिधि, अपने नौकरों को संभालो। हम पर तलवार उठाई। क्या तुम एक साथ तीनों राज्यों से युद्ध करना चाहते हो? लड़ना है तो लड़ो। तुम तीनों राज्य बार बार सीमा पर हमला करते हो, हमारी अनगिनत प्रजा को घायल किया। अब नियम बनाने का समय आ गया है। अच्छा, यह तुम्हारा महासाम्राज्य है जिसने पहले दुश्मनी मोल ली, तो अखाड़े में असली मुकाबला देखते हैं आप दोनों। आज मेरे साथ महासाम्राज्य के लोगों का सामना करो। अगर लड़ाई जीत गए, हम तीनों राज्य मिलकर महासाम्राज्य की उपजाऊ जमीन बांट लेंगे। तो फिर आपकी बात मान लेते हैं। महाराज, वे साफ तौर पर तैयार होकर आए हैं। कैसी लड़ाई, वह सब बहाना है। वे इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। हमारे महासाम्राज्य पर हमला करना। ये तीनों बुरी नीयत से आए हैं। हुई एयर इन तीनों राज्यों का मुकाबला कर सकते हैं। महाराज, चिंता मत करें, उनका सामना करना बिल्कुल कोई समस्या नहीं है।
तो मुझे क्या डर है। बस अच्छा शो देखने के लिए तैयार रहें। महासाम्राज्य के बेकार लोग, पहले कौन आता है मरने के लिए। अफवाह है कि भीम सिंह में जन्मजात अपार शक्ति है। उसके हाथों में पड़ा वह ढोल नुमा सोने का हथौड़ा सैकड़ों किलो का है। हमारे महान जिया के असंख्य योद्धा सभी उसके हाथों मारे गए। जंगली कमीने, हिम्मत है तो हमारे महान जिया का अपमान करो, जान ले लूंगा। जुयान, क्या एक ही हथौड़े से हमारे महान जिया के शाही परिवार के युवराज को उड़ा दिया? महान जिया वाले तो सब बेकार हैं, और कौन है जो अपनी नसें तुड़वाना चाहता है? यह भीम सिंह इतना ताकतवर है, महान जिया के शाही परिवार में अब कौन बचेगा इसके सामने? मुझे लगता है महान जिया की युवा पीढ़ी में सिर्फ रीजेंट राजकुमार ही इसका मुकाबला कर सकता है। व्यर्थ मेहनत मत करो, तुम उसके सामने टिक नहीं सकते। तुम एक गंदी कीचड़ हो जो दीवार पर नहीं चढ़ सकती, बस कछुए की तरह सिर छिपाना जानते हो। यह तो ठीक है, फिर भी हिम्मत है शेन राजकुमार को लड़ने से रोकने की। हुइर, तुमने तो कभी तलवार तक नहीं उठाई, तो जुयान को मत रोको, हमारे महान जिया का गौरव बढ़ाने दो। मैं इसे सबक सिखाता हूँ। एक जंगली हमारे महान जिया में उत्पात मचाने की हिम्मत, मरो। महान जिया की प्रतिभा, बस इतनी ही नरम ताकत है। जुयान, एक ही बार में जुयान की तलवार तोड़ दी। यह कितनी डरावनी ताकत है। जुयान, मेरे बेटे। जुयान, जुयान, तुम्हारी बहुत हिम्मत है। यह है तुम्हारा दशिया, सबसे बड़ी ताकत बिल्कुल कमजोर, और कौन आना चाहता है इसका मजा लेने। मेरे इस बड़े हथौड़े की ताकत देखो, शेन शिजी भी मुकाबला नहीं कर पाए, और कौन आगे आ सकता है? क्या आज दशिया की उपजाऊ भूमि सच में दुश्मनों के हाथों में जा रही है? और कौन लड़ना चाहता है? जो भी बर्बरों को भगा सके, 10,000 तोला सोना इनाम, 1000 कोड़ी रेशम और 100 बक्से अनमोल रत्न। इतनी देर हो गई और अभी भी क्यों नहीं आगे आ रहा? वह आखिर क्या करना चाहता है? दशिया के रीजेंट, अगर तुम अभी घुटने टेको और अपना देश सौंप दो, जब 3 देश दशिया को निगल लेंगे, तुम्हें छोटा सा पद दे देंगे। ये बर्बर लोग बहुत घमंडी हैं। महाराज, शायद शहजादा को असली शक्ति चाहिए। असली शक्ति? आजकल दरबार में सरकारी सत्ता और सेना की कमान आपके नियंत्रण में है। वित्तीय शक्ति वजीर के हाथ में है। शहजादा युवराज के पद पर हैं। सिर्फ नाम है, बड़ा काम करना मुश्किल। ऐसा युवराज न हो तो भी चलेगा। लेकिन मैं तो बस अस्थायी रूप से शासन कर रहा हूँ। सत्ता देर सवेर सम्राट को मिल ही जाएगी। शायद शहजादा का अपना कुछ इरादा होगा। चलो छोड़ो, बस फिर आगे आ जाए। मुझे सत्ता का लालच नहीं। आज का विजेता सिर्फ युवराज ही नहीं, मैं सेना और सरकार की शक्ति भी छोड़ दूंगा। महाराज, सेना और सरकार की शक्ति बहुत बड़ी बात है, इसे आसानी से कैसे छोड़ सकते हैं? मैंने फैसला कर लिया है, मुझे मत समझाओ अब। और कौन आगे आना चाहता है?
या फिर मैं फिर से कोशिश करूं? हुई अखाड़े में तलवारों का कोई भरोसा नहीं। जोयान भी बुरी तरह घायल हो गया। आप उससे कैसे लड़ सकते हैं? बहादुरी मत दिखाओ, जल्दी वापस आओ। हाँ राजकुमार, आप रोज रुकते हैं सुरीली हवेली में। शरीर कमजोर हो गया है। अखाड़े में जाना मौत को बुलाना है। महाराज, महासाम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल में मिल गई है। क्या आप फिर भी जाना चाहते हैं महासाम्राज्य की आखिरी इज्जत को कीचड़ में रौंदने? राजकुमार, महाराज शरारत कर रहे हैं और आप भी उनका साथ दे रहे हैं। अगर महाराज अखाड़े में डर के मारे घुटने टेक दें, महासाम्राज्य की 100 साल की विरासत पूरी तरह से बन जाएगी दुनिया का मजाक। मैंने अभी हाथ भी नहीं बढ़ाया। आपको कैसे पता कि मैं डर के घुटने टेक दूंगा? एक राजकुमार जिसे मार्शल आर्ट नहीं आता, भीम सिंह के सामने मौत के अलावा और क्या अंजाम हो सकता है? सब चुप रहो। अब जिसने एक शब्द भी कहा काट दिया जाएगा। महासाम्राज्य में सच में कोई नहीं बचा। एक वेश्यालय घूमने वाले बेकार को भेज दिया। क्या हमें हंसाने के लिए? अच्छा, तू मरना चाहता है तो मैं तुझे मार दूंगा। कितनी तेजी, यह गति! सोचा नहीं था कि महासाम्राज्य में कोई उस्ताद छिपा है। उस्ताद अच्छा है। मुझे उस्तादों को मारना सबसे पसंद है। मेरी आंखों ने धोखा दिया है। बड़े राजकुमार और भीम सिंह बराबरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या तू सिर्फ बचना जानता है? अगर तुझ में हिम्मत है, मेरा एक बार ले। हुई, सावधान। यह कैसे हो सकता है? 100 किलो का हथौड़ा इतनी आसानी से पकड़ लिया। बस इतना ही। यह असंभव है। मैं जानता था। शेन हुई ने एक मुक्के से भीम सिंह को चित्त कर दिया। यह मंच पर बैठा शख्स क्या यह शेन हुई राजकुमार है? जब हमला नहीं करता तो कुछ नहीं, जब करता है तो कहर बरपा देता है। महासाम्राज्य का भविष्य उज्जवल है। माँ, यह कमीना, क्या मैंने इसे बर्बाद नहीं किया था? यह इतना ताकतवर कैसे हो गया? शाबाश, एक ही बार में फैसला कर दिया। वाकई महासाम्राज्य के पूर्व सम्राट का बेटा है। आप बढ़ा चढ़ा रहे हैं चाचा जी। यह कमीना पागल और बेवकूफ बनने का नाटक किया। मुझे 15 साल तक बेवकूफ बनाया। देखो, तुम कितने छुपे रुस्तम निकले। तुमने तो अपनी चाची को भी चौंका दिया। जी, महाराज ठीक कह रहे हैं। शेन हुई आज जो कुछ भी है, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। अब तुम दोनों साथ आओगे या एक एक करके मरने आओगे? तुम दोनों क्यों चुप हो? क्या डर गए हो? छोटे बर्बर डर गए तो भाग जाओ यहाँ से। तुम लोग। राजकुमार शेन हुई ने बर्बरों को बुरी तरह हराया, लेकिन उसने अपनी ताकत क्यों छिपाई? अगर सच में डर गया है तो जल्दी से हार मान लो। तू एक बदमाश, बस किस्मत से हराया भीम सिंह को क्या समझता है? तू अजेय है। चल, मैं तुझे सबक सिखाता हूँ। शक्ति सिंह पश्चिम राज्य का सबसे बड़ा शमशीरबाज है। उसकी तलवार नदी को भी चीर सकती है। जब वह मैदान में आता है, शेन हुई के बस की बात नहीं।
पश्चिम राज्य की महान कला बावांग तलवार चाल तलवार की धार सोने पत्थर को चीर देती है। राजकुमार संकट में नालायक। अच्छा, अगला अब तुम्हारी बारी। तुमने हमारे तीनों राज्यों के योद्धाओं को हराया। क्या तुम्हें डर नहीं कि तीनों राज्य सेना भेज देंगे? बस चिट्टियां डरने की क्या बात है, खुद मौत मांग रहे हो। दक्षिण जनपद का गहरी कीड़ा विष। ये कीड़े आदित्य के नियंत्रण में हैं, छूते ही मांस पिघलकर खून बन जाता है। इनसे बचना बहुत मुश्किल है। हमारे महासाम्राज्य ने इन वर्षों में अनगिनत सैनिक इन कीड़ों के कारण मारे गए। हरामजादे, ये जहरीले कीड़े हर जगह घुस जाते हैं। अब देखते हैं कैसे भागेगा। शेन सावधान। यह बचकानी चाल। मेरे कीड़े। यह कैसे हो सकता है? तू जैसा बेकार आदमी, तेरी ऊर्जा कैसे मेरे कीड़ों को चुनौती दे सकती है? अब मान गए? जीत गए। महाराज जीत गए। हमारा महासाम्राज्य जीत गया। महाराज पराक्रमी है, देश का मान बढ़ाया। यह छोटा जानवर इतना गहरा छिपा था। 15 साल की साजिश। क्या आज ही सब बर्बाद हो जाएगा? हो गया, हो गया। गलत साइड ले ली। अगर शेन हुई सत्ता में आया, मेरी जान बचेगी क्या? नहीं सोचा था कि महासाम्राज्य तुम जैसा महान योद्धा छिपा है। हमारी चूक हुई। इस बार हम हार गए, लेकिन तुम इतराओ मत। फिर मिलेंगे, किसी और दिन लड़ेंगे। तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, फिर से मेरे हाथों हारने के लिए। मजा आ गया, सच में मजा आ गया। शेन हुई राजकुमार ने संभाल लिया, हमारे महासाम्राज्य की इज्जत बचाई। मैं अपना वादा निभाता हूँ, यहाँ घोषणा करता हूँ, शेन हुई हमारे महासाम्राज्य के नए राजकुमार हैं। राजकुमार को प्रणाम। राजकुमार की जय। रुको। पिताजी, प्रधानमंत्री लू कई महीनों से राहत कार्य, दिन रात मेहनत, सच में बहुत मेहनत की। मैं तो राज्य की सेवा कर रहा हूँ, मेहनत की बात ही क्या। मैं अभी राजधानी लौटा हूँ तो देखा कि युद्ध मैदान में तनाव है। पता नहीं सबको क्या हुआ है। हुई ने अकेले दम पर 3 देशों के उस्तादों को हराया। मैं उसे युवराज बनाना चाहता हूँ। महाराज, युवराज बनाना बिल्कुल उचित नहीं। हुई ने अभूतपूर्व पराक्रम दिखाया, वह कुलीन वंश का है, तो क्या हर्ज है। युवराज ने पराक्रम दिखाया, लेकिन पिछले 15 सालों से वह रोज सुरीली हवेली जाता था। बहुत बदचलन था। अगर ऐसे बुरे चरित्र वाले को युवराज बना दिया तो महासाम्राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। देश की जनता का दिल टूट जाएगा। हाँ 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 हाँ। पिताजी की बात बिल्कुल सही है। महाराज, मैं भी हुई को युवराज बनाने का समर्थन करती हूँ, लेकिन शाही परिवार में चरित्र सबसे महत्वपूर्ण है। हुई ने अतीत में बहुत बुरा किया। अगर जबरदस्ती युवराज बनाया तो पूर्व राजा भी स्वर्ग में चैन नहीं पाएंगे। महाराज, युवराज में केवल शारीरिक बल है। राज्य के काम बहुत जटिल हैं। अगर राज्य उन्हें सौंप दिया तो सभी मंत्री कभी नहीं मानेंगे। हाँ, ऐसा व्यक्ति युवराज बनने लायक ही नहीं भैया। सोच समझकर फैसला लें। कृपया महाराज, सोच समझकर। शेन हुई, तुम्हारी ताकत कितनी भी हो, इस दरबार में लू परिवार का बोलबाला है। क्या?
तुम्हें कैसा अद्भुत प्रतिभाशाली चाहिए जो युवराज के पद के योग्य हो? दक्षिण में भयंकर अकाल गुप्त हवेली ने राहत दी और लोगों को बचाया और कई उस्तादों को भेजा बुराई का सफाया किया। लोगों का सम्मान पाया। केवल गुप्त हवेली के मुखिया जैसा वीर और नेक इंसान युवराज के पद के योग्य है। गुप्त हवेली का मुखिया? क्या सच में ऐसा कोई है? प्रधानमंत्री, कहीं आप जानबूझकर मुश्किल तो नहीं कर रहे? बिल्कुल सही। गुप्त हवेली का मुखिया बहुत शक्तिशाली है और बहुत नेक दिल है। अगर युवराज में उनकी आधी प्रतिष्ठा होती तो हम सब मान जाते। ओह, क्या सच? चांसलर जी के कहने पर मुझे गुप्त हवेली के मालिक के बारे में और अधिक उत्सुकता हो रही है। महाराज जब भी महल से बाहर जाते हैं हमेशा कियानजिन फेंग ही जाते हैं। स्वाभाविक रूप से आप गुप्त हवेली के मालिक को नहीं जानते, जो साहित्य और युद्ध कला में निपुण है और लोगों द्वारा बहुत सम्मानित हैं। महाराज, अगर आप में मालिक जितनी जनता के प्रति चिंता होती तो हम सेवक कुछ नहीं कहते। ली ताइशी महाराज तो सिर्फ दिखावटी चालें जानते हैं और वेश्यालयों में घूमते रहते हैं। आप मालिक से तुलना कैसे कर सकते हैं? तो ऐसी बात है अपना घर बेचकर दूसरों की मदद करना। सार्वजनिक भलाई के लिए उत्सुक मालिक का चरित्र लगता है संत अवतार लेकर आ गए हैं। हुईर, नाराज मत हो। युवराज का पद चरित्र पर निर्भर करता है। तुमने पहले इतनी बुरी हरकतें की, इस महासाम्राज्य का राज्य उसे एक दोषपूर्ण चरित्र वाले व्यक्ति को कैसे सौंपा जा सकता है? सत्ता का खाहिज। राजकुमार महाराज के उत्तराधिकारी चुनने का मामला राष्ट्र के मूल से संबंधित है। आज युद्ध मैदान में जल्दबाजी में तय करना वास्तव में सबको स्वीकार नहीं होगा। पुराना सेवक राजकुमार से विनती करता है कि युवराज नियुक्त करने का मामला फिलहाल स्थगित किया जाए और सोच समझकर निर्णय लिया जाए। चरित्र पर चर्चा शांत नहीं हो रही तो कुछ समय रुक जाना बेहतर है, फिर किसी सुरक्षित अवसर पर विचार करें। यह सब मेरी गलती है कि मैंने हुईर को ठीक से नहीं सिखाया, तो ऐसा ही करना होगा। राजकुमार, इस बार की राहत कार्य में गुप्त हवेली के 4 महान योद्धाओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। पुराना सेवक सरकार की कृपा और शक्ति दिखाने के लिए अपनी ओर से निर्णय लेकर गुप्त हवेली के 4 महान योद्धाओं को मैदान के बाहर बुला लिया है। पुराना सेवक राजकुमार से विनती करता है सभी अधिकारियों के सामने इन वीरों को बड़े पैमाने पर पुरस्कृत करें। ऐसे काम चांसलर खुद ही पुरस्कार दे सकते हैं। महल में लाने की क्या आवश्यकता है? केवल ऐसा करने से ही हमारी सरकार की कृपा और शक्ति दिखाई देगी। माँ नाना क्यों जिद कर रहे हैं गुप्त हवेली के लोगों को महल में लाने की? गुप्त हवेली का जंगल में बहुत प्रभाव है। तुम्हारे नाना चाहते हैं कि सरकारी पुरस्कार के बहाने इस जंगली संगठन को अपने लू परिवार के अधीन ले आएं। भविष्य में अगर तुम उत्तराधिकार के लिए लड़ोगी तो यह एक बड़ी मदद होगी। तो ऐसी बात है शेन हुई, देखते हैं इस बार तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगी। चाचा महाराज, मैं भी देखना चाहता हूँ इन वीरों को। तो अंदर लाओ। गुप्त हवेली के वीरों को अंदर बुलाओ। सच में मालिक के विश्वास पात्र हैं, ऐसा ठसक है कि सब झुक जाएं। ये हैं असली महान काम करने वाले वीर, कुछ लोगों की तरह नहीं जो सिर्फ मौज मस्ती में डूबे रहते हैं। चाचा जी सही कह रहे हैं। क्या आवाज? मालिक मालिक। चारों पहली बार महल में आए हैं, घबराए हुए हैं। राजप्रतिनिधि के सामने बेअदबी भी मत करना। अधीनस्थ मालिक को प्रणाम करते हैं। गुप्त हवेली के मुखिया। नामुमकिन, तुम लोग गलत पहचान रहे हो। वह गुप्त हवेली का मुखिया कैसे हो सकता है? तुम्हें लगता है हम अपने मुखिया को गलत पहचान लेंगे? अपने मुखिया को? जो भी हमारे मुखिया का अपमान करेगा उसे मेरी नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। बहुत हो गया। ओए, क्या तुम सच में गुप्त हवेली के मुखिया हो? गुप्त हवेली बस मेरी एक मौज थी, बनाया गया संगठन। अगर यह महासाम्राज्य के काम आए तो अच्छा है। अच्छा। और कितने राज छुपाए हैं तुमने मुझसे? अब कौन है जो शैन हुई के युवराज पद पर आपत्ति करे? शुक्रिया प्रधानमंत्री जी, आपने मेरी अच्छी चाल चलन की तारीफ की। युवराज बनने के बाद मैं और सावधान रहूंगा। कमीना। दास युवराज को प्रणाम करता है, दीर्घायु हो, 1000 वर्ष जियो। अधीनस्थ युवराज को प्रणाम करता है।
हम सब युवराज को प्रणाम करते हैं। दीर्घायु हो, 1000 वर्ष जियो। चंद्रवर्मा और लू मेनियांग, जल्दी मत करो, अभी तो शुरुआत है। 15 साल, पूरे 15 साल मुझे उस कमीने ने बेवकूफ बनाया। माँ, तुमने तो कहा था युवराज का पद मेरा है, अब क्या होगा? डर किस बात का? बड़ा काम करने वाले घबराते नहीं। पिताजी, क्या सच में शेन हुई को फायदा होने देंगे? वह कमीना उसे लगता है अपना पत्ता खोल दिया तो युवराज बन जाएगा। भोला है। ना ना, क्या आपके पास कोई और चाल है? बस देखते रहो। यह क्या बेहूदगी है। पिछली बार के मुकाबले में हमने महासाम्राज्य ने बस तोड़ दिया था तीनों जंगली राज्यों का घमंड। ये जंगली शर्मिंदा होकर गुस्सा हो गई और समझौता तोड़ दिया। अब उत्तर कबीला, पश्चिम राज्य, दक्षिण जनपद 50 लाख सेना इकट्ठा कर चुके हैं। सीमा पर खड़ी कर दी है, धमकी दी है कि हमारी महासाम्राज्य की राजधानी तबाह कर देंगे। 50 लाख सेना सीमा पर आ गई है, अब क्या करें? पिता महाराज, ये तीनों जंगली राज्य बार बार हम महासाम्राज्य को चुनौती देते हैं। जब उन्होंने रिश्ते तोड़ लिए हैं तो लड़ना होगा। हाँ, सही कहा। हम महासाम्राज्य को और कब तक अपमान सहना होगा? इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें सबक सिखा देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सही। यही मेरे मन में भी है। महासाम्राज्य की गरिमा जंगलियों को कुचलने नहीं देंगे। लू मंत्री, अभी वित्त विभाग से 2 लाख शिक अनाज निकालें, तेज गति से मोर्चे पर भिजवाएं। महाराज शांत रहें। 2 लाख शी अनाज तो दूर की बात, अब अन्न भंडार में 1 लाख शी भी नहीं है, नहीं निकाल सकते। अन्न भंडार इतना खाली कैसे हो गया? अनाज कहाँ गया? महाराज, आप स्वयं देख सकते हैं, पिछले 2 सालों में उत्तर में बर्फीली आपदा, दक्षिण में बाढ़, हर जगह अनाज की मांग है। राष्ट्रीय अन्न भंडार पहले ही खाली हो चुका था। मंत्री जी अनाज जुटाने में दिन रात लगे रहे। अब फिर युद्ध छिड़ गया। हम सेवक कुछ नहीं कर सकते। सेना के लिए अनाज नहीं है। क्या हम मोर्चे पर तैनात सैनिकों को भूखे पेट मरने भेजेंगे? अगर प्रांतों से अनाज लिया जाए तो शायद यह तत्काल समस्या हल हो जाए, लेकिन हमारे महासाम्राज्य के 16 प्रांतों में थोड़े समय में अनाज जुटाना और भेजना मुश्किल होगा। महाराज, मेरे पास एक उपाय है। प्रधानमंत्री, कहिए। यह मामला युवराज को हल करने दीजिए। अब युवराज पूरी सेना के प्रमुख हैं और उनकी गुप्त हवेली की शक्ति पूरे प्रांत में फैली हुई है। यह अनाज का मामला युवराज सबसे अच्छी तरह संभाल सकते हैं। तो यहां मेरा इंतजार था। लेकिन यह आसान काम नहीं है। महाराज, युवराज अभी अभी नियुक्त हुए हैं। अगर युवराज यह काम कर दिखाएं तो पूरे साम्राज्य में उनका सम्मान बढ़ेगा। युवराज वास्तव में इस समस्या के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। हुई, तुम्हें यह मामला कैसा लगता है? चाचा, यह काम मुझे सौंप दीजिए। 3 दिन में मैं 20 लाख मन अनाज जुटा लूंगा। जब युवराज स्वयं ऐसा कह रहे हैं तो हम युवराज की अच्छी खबर का इंतजार करेंगे। युवराज अमर रहें, हजारों वर्ष जियो। नाना ने पहले ही तैयारी कर ली थी। आसपास के कुछ प्रांतों का अनाज हमारे वर्मा परिवार के नियंत्रण में है। शेन हुई, मैं देखूंगा कि इस बार तुम क्या करो। चंद्रवर्मा, इस बार तो तुम खुद ही जाल में फंस गए। महाराज, मैं अभी अनाज जुटाने जाता हूँ। यह तो साफाक का गड्ढा है। चंद्रवर्मा हमें आसानी से अनाज जुटाने नहीं देंगे। बेहतर है कि हम कुछ न करें। अगर अनाज नहीं जुटा पाए तो आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। तो आप कटिहार पर रखी मछली बन जाएंगे। हमारे महासाम्राज्य का सालाना कर राजस्व करोड़ों में है। अनाज भंडार इतना खाली है, इसमें जरूर कोई धोखा है। पहले मेरे साथ एक जगह चलो।
मैं 1000 ल्यांग देता हूँ। आज रात यान जी का गाना मैं लेता हूँ। 1000 ल्यांग लेकर आया है, शर्म नहीं आती? मैं 3000 ल्यांग देता हूँ। एक दिन भी यान जी का गाना न सुनूं तो मुश्किल होता है। 10,000 ल्यांग। आज रात यान जी मैं लेता हूँ। यह किस घर का नौजवान है, इतना खुलकर खर्च कर रहा है? जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। साहब, आप इतने उदार हैं। आज रात मैं आपकी हूँ। अभी अभी अनाज जुटाने का वादा किया और अब पैसा उड़ा रहे हो। सच में कामुक हो। राजकुमार अभी अभी महल से निकला है और सीधा सुरीली हवेली में आ गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने 10,000 ताउल के चांदी के नोट उड़ाए। एक लड़की उसे ऊपर ले गई मौज करने। कुत्ता अपनी आदत नहीं बदलता। मैं समझता था उसमें कोई बड़ी ताकत आ गई है, लेकिन वह तो हार मान बैठा है। 20 लाख मन सैन्य अनाज। यह शेन हुई छोटा कमीना अगर वह गुप्त हवेली भी बेच दे तब भी नहीं जुटा सकता। माँ, क्या आपको यकीन है कि इस बार मैं शेन हुई को हरा सकता हूँ? जुआयान, चिंता मत करो। तेरे नाना ने सब तैयारी कर ली है। 3 दिन बाद जब वह अनाज नहीं दे पाएगा तब तू कहना कि तूने अपने निजी खजाने से पैसे लगाए और अनाज जुटा लिया। तेरे पिता राजा तुझे बहुत सराहेंगे। और फिर मैं सहज रूप से उसे सजा दे सकूंगा। वह चुपचाप सेना की कमान सौंप देगा। बाबू, मैं आपको पहला प्याला पेश करती हूँ। यान मालिक, यहाँ सब अपने लोग हैं तो बहाना मत कीजिए। सुरीली हवेली की मालिक यान रुशवांग, मैं आपको बधाई देती हूँ मालिक। आपकी वर्षों की योजना सफल हुई। राजकुमार ने सालों तक योजना बनाई और आखिरकार महासाम्राज्य की सेना अपनी मुट्ठी में कस ली। अब चंद्रवर्मा से मुकाबले का दम है। रुशवांग, राजकुमार को बधाई देती हूँ, आपकी मुराद पूरी हुई। इन सालों में बाहर आवारा बनकर घूमता रहा, लोगों को गुमराह करता रहा। अगर तुम्हारी सुरीली हवेली की लड़कियां अफसरों की हरकतों की खबर न देती तो मुझे इतनी जानकारी नहीं मिलती। सम्राट महल के वो बूढ़े लोग सिर्फ गुप्त हवेली जानते हैं, सुरीली हवेली नहीं कि वह भी हमारी है। अगर गुप्त हवेली का संरक्षण न होता तो सुरीली हवेली को रईस चट कर गए होते। हम बस एक दूसरे का सहारा हैं। तुम जनरल यान की बेटी हो, तुम्हें कुलीन घर में रहना चाहिए था, लेकिन इस चक्कर में फंस गई। दिल में कोई गिला है? भले ही इस धंधे में हूँ, लेकिन पिताजी ने देशभक्ति सिखाई। चंद्रवर्मा ने उन पर झूठा आरोप लगाया। रुशवांग सिर्फ बदले के लिए नहीं, मदद कर रही जनता के लिए भी। असली बात पर आते हैं। चंद्रवर्मा ने 3 दिन में अनाज जुटाने को कहा। तुम्हें क्या पता चला? यह एक सक्रिय जाल है। सारा दिखने वाला अनाज चंद्रवर्मा ने पहले ही खरीद लिया है, लेकिन मेरे लोगों ने सुराग लगाया। शहर से 10 मील दूर पहाड़ी पर एक बहुत गुप्त काला गोदाम है जो चंद्रवर्मा और लीजेंग ने मिलकर बनाया है। उसमें कितना अनाज है?
20 लाख से अधिक मण सारा गबन का अनाज है, वे ऊंचे दाम पर बेचने वाले हैं। पैसा चंद्र वर्मा के निजी खजाने में जाएगा। सिपाही भूखों मरेंगे। वे मौके पर लूट मचा रहे हैं। चंद्र वर्मा बूढ़े बदमाश पागल हो गए हो। राजकुमार जैसे ही निजी गोदाम जब्त होगा, भ्रष्टाचार का सबूत मिल जाएगा और 20 लाख मण अनाज भी मिलेगा। जायज तरीके से पूरा होगा आपका दरबार में किया गया वादा। अच्छा, यही करेंगे। मैं चाहता हूं कि वे दोनों अपने ही किए का नतीजा भोगें। लगता है रुशवांग ने जो कहा था वह सच है। ये छोटे भाई चेहरा नया लगता है। नए हो? बड़ी मछली पकड़नी है तो इतनी जल्दी अपनी पहचान नहीं दिखानी चाहिए। भाई साहब, आपकी नजर तेज है। मैं अभी अभी आया हूं। बड़ों ने कहा कि शहर में कारोबार करने के लिए यहीं से अनाज खरीदना पड़ता है। बस मुझे समझ नहीं आता, सब लोग अनाज खरीदने के लिए इस सुनसान जगह पर क्यों आते हैं? तुम नए हो, नहीं जानते। बात यह नहीं कि सब लोग यहाँ आना चाहते हैं, बल्कि यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं है। क्यों? वजह यह है कि यहाँ का मैनेजर ली फू वर्तमान मंत्री श्री ली का असली भतीजा है। तो मंत्री जी के रिश्तेदार हैं, लेकिन कारोबार में दोनों पक्षों की रजामंदी चाहिए। क्या वह जबरदस्ती खरीदने बेचने पर मजबूर कर सकता है? छोटे भाई, लगता है तुम्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये मंत्री ली, उनके ऊपर कौन है? वह है प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री कौन है? वह वर्तमान राज्यपाल के ससुर हैं। हम जैसे छोटे लोग जब बड़ा आदमी कहे, हमें वही करना पड़ता है। पिछली बार फैनलू के मालिक को लगा कि यहाँ का अनाज महंगा है, तो उसने यहाँ से अनाज नहीं खरीदा। अंदाजा लगाओ क्या हुआ? अगले ही दिन फैनलू को सरकार ने बंद करवा दिया। फैनलू के मालिक और उसके पूरे परिवार को आखिर में खाने तक के लाले पड़ गए। दाचा, शहर में ऐसा होता है? लेकिन यहाँ से अनाज खरीदने में और भी फायदा है। तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। हटो हटो, जल्दी हटो। धक्का मत दो, धक्का मत दो। सीमा पर जंग छिड़ी है। अनाज की कीमत बढ़ेगी। आज का अनाज 10 चांदी के सिक्के प्रति बोरी। 10 चांदी के सिक्के? लूट क्यों नहीं कर लेते यार? ये तो जान लेने वाली बात है। 10 चांदी के सिक्के? आम दिनों में सबसे बढ़िया चावल भी 1 चांदी के सिक्के में मिलता है। हमें जीने दोगे या नहीं? नहीं खरीदना तो चले जाओ, लेकिन कल तुम्हारी दुकान चलेगी या नहीं यह तय नहीं है। 10 चांदी के सिक्के प्रति बोरी? चंद्र वर्मा, ली जेंग, सच में तुम्हारी भूख बहुत बड़ी है। लाओ लाओ। ली गुआनशी, मेरे पास सिर्फ 5 तोले चांदी है। कृपया मुझ पर रहम करें, थोड़ा अनाज बेच दीजिए। 5 तोले चांदी? क्या मुझे भिखारी समझाए? 1 पैसे भी कम नहीं चलेगा। पैसे नहीं है तो निकल लो। ली गुआनशी, मेरे घर में बस एक छोटी सी दुकान है। पूरा परिवार उसी दुकान के सहारे गुजरा है। दूसरे शहरों में चावल कुछ पैसे प्रति मन है। आप दया दिखाएं, थोड़ा कम दाम कर दें। क्या मैंने तुम्हें यहाँ खरीदने दिया है? तुम जा सकते हो कहीं और खरीदो। तुम्हारी छोटी बेटी बहुत खूबसूरत लगती है। पैसे नहीं है ना? अपनी छोटी बेटी को मेरे कमरे में भेज दे। मैं तुरंत तुझे 1 मन चावल दे दूंगा। नहीं, नहीं हो सकता। नहीं मानता? बूढ़ी हड्डी, इसे बाहर फेंक दो। बचाओ। दिन दहाड़े जबरदस्ती खरीद बिक्री और बेटी को भी जबरदस्ती ले जा रहे हो। तुम्हारी आंखों में कोई कानून है भी? मेरे चाचा हैं महामंत्री ली जेंग। तू क्या है जो कानून की बात करता है? गुस्सा मत करो। अगर ली फू को नाराज किया तो बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। चिंता मत करो, मुझे हद पता है हीरो बनना है। देखते हैं तेरी किस्मत में है या नहीं। अब नहीं भागे तो मैं तुझे भी पीट पीट कर कुत्तों को खिला दूंगा। सीमा पर सेना के पास अनाज नहीं है। चंद्र वर्मा और ली जेंग अपनी ताकत से यहाँ लोगों का खून चूस रहे हैं। दक्षिया को कुछ चूहों ने खोखला कर दिया है, इसलिए बर्बर लोग दबा रहे हैं। खंवर, पैसे नहीं है तो हट जाओ यहाँ से। लिगुआनशी को काम करने दो। लिगुआनशी, गुस्सा मत कीजिए। ये 3000 तोले के नोट हैं, सारे अनाज खरीदूंगा। तुम्हें नियम पता है। ली गुआनशी, मेरे चचेरे भाई के सरकारी नौकरी के बारे में क्या कोई रास्ता है?
चिंता मत करो, जैसे ही ये 3000 तोले आएंगे तुम्हारे भाई का काम हम निश्चित रूप से कर देंगे साफ साफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सेना का अनाज चुराना काफी नहीं, तुम लोगों ने पदों का काला व्यापार भी शुरू कर दिया। तुम्हें कैसे पता चला कि यह सेना का अनाज है? तू आखिर कौन है? तुझे कैसे पता यह सेना का राशन है? सेना का राशन छूना मत। तू ऐसा बहादुर बनता है कुत्ते की औलाद। अभी मुझे जानने की औकात नहीं है तुझमें। मुझे लगता है तू जानबूझकर तोड़ फोड़ करने आया है। सब सुनो, इस नादान गंवार को डंडों से पीट पीट कर मार डालो। मार डालो। माधुरी, यहां के सभी लोगों को गिरफ्तार कर लो। अपनी औकात भूल गया, मेरी टांग। जान बख्श दो। यह आखिर कौन है? तू मेरे आदमियों को हाथ लगाने की हिम्मत करता है? क्या सचमुच डर नहीं लगता मेरे चाचा से बैर लेने का? इसे पकड़ लो। मेरे चाचा अभी आ रहे हैं यहां निरीक्षण करने। जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे तुम्हारा पूरा खानदान खत्म करवा दूंगा। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। मैं देखूंगा आज ली झेंग मेरा सिर कैसे काटता है। इस काले गोदाम का हिसाब किताब निकालो, सारे मेरे सामने लाओ। जी हुजूर। जो लोग यहाँ मौजूद हैं एक को भी जाने मत देना। सबको गवाह के तौर पर ले चलो। यह छोटा भाई आखिर है कौन? हिसाब किताब उठाना और इतनी फुर्ती भी? समझ गया, तुम लोग जरूर सरकारी नौकर हो ना। मैं तुम्हें बताता हूं, यह मत समझो कि थोड़ी सी ओहदा होने से यहां मनमानी कर सकते हो। मेरे चाचा ली झेंग के पीछे खुद चंद्रवर्मा हैं। चंद्रवर्मा तो राज प्रतिनिधि के ससुर हैं। इस महासाम्राज्य का भविष्य, आने वाला समय उन्हीं के परिवार का है। तुम समझदार हो तो जल्दी से अपने आदमियों को लेकर भागो। बहुत बड़ी हिम्मत है तुम्हारी। क्या पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? कौन है वह? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम दलीसी के अफसर ही क्यों ना हो। सोच लो अपनी गर्दन पर कितने सिर हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री से भिड़ने की हिम्मत? साम्राज्य वर्मा परिवार का है। बहुत अच्छा, तुमने अभी जो कहा हर एक शब्द मैंने नोट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि तुम थोड़ी देर बाद उतने ही सख्त रहोगे जितने अब हो। एक एक शब्द दोहराओगे। तुम्हारा मतलब क्या है? ली गुरु आ गए। मेरे चाचा आ गए। अब तो तुम मरे। लीफू, मैंने इतना बड़ा अनाज का गोदाम तुम्हें सौंपा था और तुम ऐसे ही मेरे लिए काम करते हो? चाचा, मैंने बार बार कहा था चुप रहना, चुप रहना। तुमने इतना शोर मचा दिया। क्या तुम अपनी गर्दन नहीं बचाना चाहते? यह भतीजे की कमी नहीं है, बल्कि कोई है जो हमारे ताइशीफू में आकर हमारे इलाके में उत्पात मचा रहा है। उसने न केवल हमारे सभी भाइयों को अपंग कर दिया, बल्कि हमारा अनाज भी लूटना चाहता है। क्या? भतीजे ने आपका और लू प्रधानमंत्री का नाम लिया। उसने तो कह दिया, तुम लोग कुछ नहीं हो चाचा, आप ऐसा मत होने दीजिए कि यह आदमी जिंदा वापस जाए। यह तो बगावत है। इस राजधानी में कोई ऐसा भी है जो मुझे और लू प्रधानमंत्री को नजरअंदाज करता है। वह आदमी कहाँ है? वही वह है। ली ताइशी,
बहुत दिनों बाद मिले। आप तो बहुत बड़े अफसर हैं। आप यहाँ कैसे? आपको कैसे पता इस अन्न भंडार के बारे में? ली ताइशी, तुम लोग सच में सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं पता? चाचा, तुम उससे बेकार की बातें कर रहे हो। क्यों नहीं हमला करते? उसे मार डालो। तेरी आंखों में धूल है, क्या तुझे पता नहीं यह सामने कौन खड़ा है? युवराज, दया करें, यहाँ सब कुछ चंद्रवर्मा ने मुझसे करवाया था, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। युवराज, कोई लेना देना नहीं, लेकिन इस खाता बही में दर्ज तो कुछ और ही है। अगर प्रधानमंत्री ने नहीं बताया होता तो मेरी हिम्मत नहीं थी। इतनी हिम्मत युवराज, मैं जानता हूँ आप चंद्रवर्मा से वित्तीय अधिकार लेना चाहते हैं। बस आप मुझे जीने का मौका दें, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ चंद्रवर्मा से वित्तीय अधिकार लेने में। मैं और चंद्रवर्मा काफी समय से साथ थे, मुझे उसकी बहुत सी बातें पता हैं। कृपया मुझे मौका दें आपकी सेवा करने का। जानवर की तरह सेवा करूंगा। उस वक्त तू भी ऐसे ही घुटनों पर बैठा था मेरे पिता के सामने और उनसे यही कहा था, है ना? युवराज, आपको कुछ पता चल गया है? नहीं, तू तो पहले से जानता था। तू असल में कोई बेवकूफ नहीं है। इतने सालों से तू सिर्फ दिखावा कर रहा था। ताइशी सच में समझदार है। तो तुझे पता ही होगा कि मैं तुझे आसानी से नहीं छोड़ूंगा। आखिर उस वक्त मेरे पिता को मारने और सत्ता पर कब्जा करने की साजिश में तेरा भी हाथ था। यहाँ के सभी लोगों को अपने साथ ले जाओ, सख्त निगरानी में रखो, जरा भी खबर बाहर न जाए। जी। ली झेंग, चंद्रवर्मा, लू मेइनियांग, जिन्होंने मेरे पिता को मारा, उनमें से कोई नहीं बचेगा। ली झेंग, वह बूढ़ी लोमड़ी, आज वह दरबार में क्यों नहीं आया? बस छोड़ो, आज शेन हुई को गिराना ही असली काम है। युवराज महोदय, अनाज जुटाने की 3 दिन की मियाद खत्म हो गई। मैं पूछना चाहता हूँ, अब तक वित्त विभाग ने एक दाना भी अनाज नहीं दिया। तुमने अनाज कहाँ जुटाया? हुई बेटा। महाराज, जब हुई ने वादा किया है तो उसका अपना कोई तरीका होगा। हो सकता है कि हुई अभी तक अनाज नहीं जुटा पाया हो। मेइनियांग, तुम उसके पक्ष में और मत बोलो। 3 दिन पहले युवराज ने दरबार में कसम खाकर अनाज जुटाने का वादा किया था, लेकिन रात को वह कियान जिन फेंकी वेश्या के साथ मौज मस्ती कर रहा था। महाराज, मैं हालांकि युवराज का नाम का नाना हूँ, लेकिन युवराज इस तरह मोहे साम्राज्य के सैनिकों की जान की परवाह न करे। क्या सच में हम मोहे को ऐसे व्यक्ति को सौंप दें? सेना के पास अनाज खत्म होने वाला है और युवराज वेश्यालय गया मौज मस्ती करने। यह तो बेहद पागलपन है। हाँ, युवराज बिल्कुल पागल है। शेन हुई, क्या मंत्री जो कह रहे हैं वह सच है? महाराज, यह मेरी गलती है कि मैंने हुई को बहुत बिगाड़ दिया, इसीलिए उसे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत हो गई। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े मामले में वह फिर भी गलती करेगा। ओ तेरा माँ, यह तो खुद शेन हुई मुंह फुलाकर बड़ा बन रहा था, अनाज जुटाने में असफल रहा। इसमें आपका क्या दोष है? बोलो ना, क्या सच में तुम अनाज जुटाने नहीं गए? क्या तुम कियानजिन फैंग में मजे कर रहे थे? पिताजी, आप मत पूछिए, राजकुमार को एक दाना भी अनाज नहीं मिला। मैं तुम्हें क्या कहूं? अब दाजिया के सैनिकों का क्या होगा? क्या होगा? पिताजी, मुझे पहले से पता था शेन हुई यह काम नहीं कर पाएंगे। इन 3 दिनों में मैंने इतने सालों की बचत, अपनी सारी जमा पूंजी निकाल ली, दूसरे शहरों में ऊंचे दाम पर अनाज खरीदा। अब मैंने इकट्ठा कर लिया है 50,000 शी अनाज, और बचे हुए 1.5 लाख शी अभी भी ले जाए जा रहे हैं राजधानी की ओर। सच? महाराज, यान एयर ने खुद देखरेख के लिए इस अनाज की खेप इन दिनों बिना नींद और आराम के इंसान भूख से काफी पतला हो गया है। युवराज महोदय, सच में देश और प्रजा की चिंता, यही तो है हमारे दाजिया का खंभा। यान एयर,
इस बार तुमने अच्छा किया, मोर्चे की तत्काल जरूरत पूरी की। दाजिया की चिंता कम की, यह मेरा कर्तव्य है। मैं केवल वास्तविक काम करता हूं, कभी दिखावा नहीं करता। हुई एड, सच सामने है। जल्दी घुटने टेको, अपने चाचा और सभी मंत्रियों से माफी मांगो, दया की भीख मांगो। वक्त शायद काफी हो गया। तुम अगर जोयान थोड़ा समझदार होता तो अच्छा होता। खबर आ गया। चाचा, मैंने यह नहीं कहा कि मैंने अनाज नहीं जुटाया। महाराज को सूचना है, शहर के बाहर अचानक बड़ी मात्रा में सैन्य अनाज आया है। पूरे 3 लाख शी, सब शेन हुई राजकुमार ने जुटाया हुआ अनाज। क्या 30 लाख शी? नामुमकिन, क्या तुमने गिनती गलत देख ली? यह 30 लाख। बकवास, पूरी राजधानी में अनाज खत्म हो गया है। तेरे कितने सिर हैं जो झूठी सैन्य खबर देने की हिम्मत करता है? राजकुमार, आप देखिए, मेरी हर बात सच है। दरवाजे के बाहर अनाज की गाड़ियां पहाड़ जैसी हैं, जहां तक नजर जाए अंत नहीं दिखता। अच्छा, बहुत अच्छा हुई तू सचमुच बदल गया है। तूने राजकुमार चाचा को निराश नहीं किया। महाराज रुकिए, सिर्फ 3 दिनों में वह अचानक इतना अनाज कहाँ से ला सकता है? भले ही तुम पूरी फेंग्यू लाउंज लगा दो, इतना अनाज नहीं खरीद सकते। तुमने ही चोरी की होगी, चुपके से खजाना खाली कर दिया। हाँ, 30 लाख शी अनाज, यह बहुत ज्यादा है। और शेन हुई राजकुमार पहले खर्चीले थे। यह पैसा कहाँ से आया? हुई, यह 30 लाख शी अनाज तूने आखिर कैसे जुटाया? चाचा, जल्दी मत करो। इसमें से 10 लाख शी अनाज सुरीली हवेली की लड़कियों ने दिल खोलकर महासाम्राज्य के सैनिकों को दिया। बेतुका, मुझे एक समूह वेश्याओं से भीख मांगनी पड़ी। यह बिल्कुल बेहूदगी है। चाची, यह गलत है। वेश्याएं भी देशभक्ति जानती हैं, अपना सब कुछ मोर्चे पर देने को तैयार हैं। यह पैसा बिल्कुल साफ है। इन दरबारियों से जो सैनिकों का खून चूसते हैं, उनसे कहीं ज्यादा साफ है। फिर बाकी 20 लाख शी कहां से आए? चाचा, चिंता मत करो। खजाने की चोरी या सैन्य अनाज बेचना जैसे बेईमानी के काम मैं कभी नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ मौजूद कुछ लोग जरूरी नहीं कि ऐसे हों। सैन्य अनाज की चोरी, इसका क्या मतलब है? हुई एयर, क्या तुम पागल हो गए हो? ली ताई शी इस राज्य के प्रधानमंत्री श्रेष्ठ हैं। तुम उसे किस हक से बांधकर दरबार में ले आए? युवराज महोदय, आपने बिना अनुमति के एक शाही अधिकारी को हिरासत में लिया, यह कैसी बात हुई? क्या आपकी आंखों में कोई कानून नहीं है? कानून? तुम लोग मुझसे कानून की बात करने के लायक हो? इस दरबार के प्रधानमंत्री ली जेंग राज दरबार के शक्तिशाली लोगों से मिली भगत की। 20 लाख शी सेना का अनाज, उत्तम कोटि का सैन्य अनाज। वे शहर के बाहर दूर के मैदान में एक गुप्त अन्न भंडार बनाया। 10 तोले प्रति शी के ऊंचे दाम पर शहर के नागरिकों को जबरन बेचा। इतना ही नहीं, उन्होंने उस अन्न भंडार में भी खुलेआम पदों का काला व्यापार किया। अंड्याप बुई डबा आइराया। बिल्कुल बकवास है। ली ताईशी बहुत ईमानदार अधिकारी हैं, वह ऐसा काम कैसे करेंगे? तुम कुछ पुरानी बही खाता लाकर एक प्रधानमंत्री श्रेष्ठ पर झूठा आरोप लगाना चाहते हो। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत बहुत सारे हैं। उस व्यक्ति को लाओ। ली प्रबंधक जी, तुम कल दूर के मैदान के अन्न भंडार में बहुत अकड़ रहे थे ना? क्या तुमने तब यह नहीं कहा था कि तुम लोग ली झेंग ताइशी और चंद्रवर्मा प्रधानमंत्री के सहारे? तुम लोग ही कानून हो। मुझे विचार करने दो कि क्या मैं इस दरबार के प्रधानमंत्री का सामना कर सकता हूं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो आदेश का पालन कर रहा था। यह सब ताइशी और प्रधानमंत्री ने मुझे ऐसा करने का आदेश दिया। महाराज, आप ही देख लीजिए।
वे जबरन खरीद बिक्री करते हैं। अनाज नहीं खरीदोगे तो हमारी दुकान बंद कर देंगे। महाराज, वे सचमुच पद बेच रहे हैं। बस 3000 तोले चांदी खर्च करके वित्त विभाग में एक अच्छी पदवी खरीद सकते हैं। चंद्रवर्मा प्रधानमंत्री, मुझे तुमसे एक स्पष्टीकरण चाहिए। ली ताइशी, अब गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। पूरा दरबार आपको देख रहा है। आप स्वयं सबके सामने अपने उन गंदे कामों को शुरू से अंत तक बताइए। राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने सब कबूल कर लिया है। मैं तो सिर्फ एक नौकर हूँ। यह सब प्रधानमंत्री जी का है। चंद्रवर्मा ने कराया। उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया। खजाने से सेना का अनाज जबरन निकलवाया। फिर मुझसे कहा कि शहर के बाहर अनाज के गोदाम में पैसे बदलवा दो। अनाज बेचने से जो काला पैसा आया, उसका 70% उनके निजी खजाने में गया। बकवास। मैं प्रधानमंत्री हूँ। नियमानुसार अनाज के आदेश पर हस्ताक्षर किए। इसमें गलती क्या है? साफ है कि तुमने मेरा नाम इस्तेमाल किया बुरे काम करने के लिए, और अब मुझ पर दोष डालना चाहते हो। राजकुमार, देखिए, इस हिसाब किताब में एक भी पन्ना नहीं है जिस पर मेरी मुहर और हस्ताक्षर हों। यह साफ है कि ली झेंग मुझ पर झूठा आरोप लगाना चाहता है। बकवास मत करो। अगर तुमने नहीं कहा होता, मैं यह काम कभी नहीं करता। यहाँ मौजूद सभी गवाह गवाही दे सकते हैं। तुम राजकुमार, चंद्रवर्मा महासाम्राज्य के प्रति वफादार हैं। यह सत्य है। वे ऐसा कभी नहीं कर सकते जो इतना क्रूर हो। यह सब ली झेंग ने झूठा आरोप लगाया है। चाचा जी, प्रधानमंत्री जी भले ही मेरे नाम मात्र के नाना हैं, लेकिन इतने सारे गवाह, अगर इस मामले की जांच नहीं हुई तो मुश्किल होगी, है ना ली गुरु? राजकुमार, क्या आप पक्का कह रहे हैं कि अगर मैं चंद्रवर्मा को दोषी ठहराऊं तो आप मेरे परिवार को छोड़ देंगे? मैं ली झेंग अपनी जान देकर यह साबित करने को तैयार हूं कि चंद्रवर्मा निर्दोष नहीं है। प्रधानमंत्री जी, अब आपको और क्या कहना है? चंद्रवर्मा, अब आपको और क्या कहना है? इल्जाम लगाना है तो बहाने मिल ही जाते हैं। ली झेंग ने डर के मारे आत्महत्या कर ली। इससे मेरा क्या लेना देना? अच्छा हुआ मैंने एक हथकंडा रख लिया था। खाता बही में कोई दाग नहीं है। शेन चोंगलिन कुछ नहीं निकाल पाएगा। पिताजी ने देश के लिए सब कुछ किया। वह कैसे भ्रष्ट हो सकते हैं? यह ली झेंग था जो झूठे नाम पर घूम रहा था। यह साइटी नीटेबल पेट्रियोटिटी है। नाना जी बहुत वफादार हैं। पिताजी, झूठी बातों पर यकीन न करें और निर्दोष को सजा न दें। खाते पर महामंत्री की निजी मुहर नहीं है, लेकिन ली झेंग ने आत्महत्या कर अपना गुनाह कबूल किया। फिर भी महामंत्री की बेगुनाही साबित नहीं होती। माँ, जल्दी जल्दी से वैद्य को बुलाओ। चंद्रवर्मा लोगों को पहचानने में गलती कर बैठे। आज से अपने घर जाएं और आराम करें। अपना वित्त और सत्ता सौंप दें। यह बूढ़ा सेवक,
आपका आदेश स्वीकार है। धन्यवाद। पिताजी, देखा, मैं जल्द ही आपके लिए पूरा इंसाफ ला सकूंगा। मैंने 15 साल तक योजना बनाई। एक नन्हे बच्चे के हाथों इतना बेइज्जत हुआ। उस वक्त ही इस बदमाश को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए था। पिताजी, ली जेंग मर गया शेन हुई के पास। अब सेना और खजाना दोनों हैं और शेन चोंगलिन हर बात में उसका साथ देता है। अगर हमने अब कुछ नहीं किया तो लू परिवार का नामो निशान मिट जाएगा। जब वे हमें बेइज्जत कर रहे हैं तो मुझे भी बेरहम होना पड़ेगा। मेइन यांग, क्या तुम्हें याद है पिछले सम्राट कैसे मरे थे? पिताजी, आप कह रहे हैं वो खास जहर वुशुआंग बेरंग बेसवा जैसे ही शेन चोंगलिन इसे पिएगा, हम कह सकते हैं कि शेन हुई ने अपने चाचा को जहर देकर मार डाला। नाना जी, माँ, आप मेरे पिता को मारना चाहते हैं? पिताजी, क्या सच में इतना कड़ा कदम उठाना जरूरी है? शाही परिवार में प्यार की कोई जगह नहीं। कौन सा बादशाह ऐसा है जो अपनों की लाशों पर चढ़कर नहीं पहुंचा? लेकिन वह मेरे पिता हैं। पिताजी, उनकी नजरों में सिर्फ शेन हुई है। उन्होंने सेना और राजगद्दी दोनों उसे दे दी, कभी तुम्हें अपने बेटे को अहमियत ही नहीं दी। जैसे ही शेन चोंगलिन यह जहर पिएगा, हम तुरंत नगर रक्षक दल को सम्राट महल पर कब्जा करने का आदेश देंगे। फिर एक तीर से शेन हुई को खत्म कर देंगे। तुम आसानी से राजगद्दी पर बैठ सकोगे। यह जिया साम्राज्य मेरा ही होना चाहिए था। लू चेंगदाओ, यह बूढ़ा कुत्ता हताश होकर दीवार पर चढ़ गया। यहाँ तक कि वह मेरे पिता को मारने की विधि का उपयोग करना चाहता है, चाचा को मारने के लिए। आंगन में हवा लेने गया था, इतनी देर क्यों लगा? रात की हवा ठंडी है। बरामदे में थोड़ा और खड़ा रह गया। तुम युवराज बने इन दिनों तीखी कार्रवाई की। न केवल जुटाए 3 लाख मण अनाज, बल्कि ली जेंग के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश भी किया। हुएर, चाचा तुम्हें समझ नहीं पा रहे। तुमने 15 साल बेकार बनकर बिताया, यहां तक कि मुझे भी धोखा दिया। तुम आखिर किससे डरते हो? तुम किससे बच रहे हो? चाचा, अगर मैं बेकार न बनता तो आज तक नहीं बच पाता। बेतुका, तुम पूर्व राजा के सबसे बड़े पुत्र हो, शिया राजवंश के वैध उत्तराधिकारी। मेरी बड़ी सेना तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हें कौन छू सकता है? मुझे बताओ, तुम्हें कौन नुकसान पहुंचाना चाहता है? मैंने पूर्व राजा से वादा किया है तुम्हें सिंहासन पर बिठाने का, तो मैं तुम्हारे लिए सभी बाधाओं को दूर करूंगा। भले ही स्वर्ग का राजा हो, तेरा रास्ता नहीं रोक सकता। चाचा का उपकार याद रखूंगा, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने वाले अपना हाथ आपके शयन कक्ष तक पहुंचा चुके हैं। जैसे ही चाचा जेड की शीशी में चीज लेंगे,
राजवैद्य भी नहीं पता लगा पाएंगे चाचा की मृत्यु का कारण, तब तक मैं सबसे बड़ा संदिग्ध हो जाऊंगा। आखिर कौन इतना निर्दयी है? मेरे पास एक योजना है, चाल का जवाब चाल से। चाचा का सहयोग चाहिए। आखिर कौन है, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस दांव पर उतरूंगा। महाराज, आप इतने अचानक कैसे चले गए? हमें विधवा और अनाथ छोड़कर हम कैसे जिएंगे? पिताजी, आप आंखें खोलिए, अपने बच्चे को देखिए। महाराज ने जीवन भर युद्ध किया, महासाम्राज्य की रक्षा की, अचानक बीमार कैसे पड़ गए? भगवान, यह अन्याय है। नहीं, मेनियांग और जुओयान इतने दुख से रो रहे हैं, मेरे ससुर जी भी बहुत दुखी हैं। ये सब मेरे हैं, मेरे अपने हुई एरफेई शेज है। यह झूठी मौत का परीक्षण आखिर किससे बचने के लिए? राजवैद्य, चाचा जी की मौत कैसे हुई? जवाब में, युवराज महाराज की नाड़ी बिल्कुल नहीं चल रही। मेरे अनुमान से महाराज को बीमारी हुई और अचानक मर गए। तुम मुझे अच्छे से देखो, क्या तुम्हें यकीन है कि महाराज मर चुके हैं? मैं अपने पूरे परिवार की जान की कसम खाता हूं, महाराज वास्तव में मर चुके हैं। अब कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। अच्छा हुआ मौत, बहुत अच्छा हुआ। चंद्रवर्मा, चंद्रवर्मा, चाचा जी की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई। तुम इतने सारे आत्मघाती योद्धा लाए हो, जबरन शवगृह में घुस आए, आखिर क्या करना चाहते हो? क्या शेन झोंगलिन मर गया तो महासाम्राज्य का आसमान ही टूट गया? मैं इस राज्य का प्रधानमंत्री हूँ, स्वाभाविक है कि मैं आगे आऊँ। मैं पूरी तरह से महासाम्राज्य का शासन संभाल लूंगा। जब राजकुमार चले गए हैं तो महासाम्राज्य की गद्दी एक दिन भी बिना राजा के नहीं रह सकती। यानेर, तुम्हारे पिता महाराज की विरासत तुम्हें ही मिलनी चाहिए। आज से तुम महासाम्राज्य के नए युवराज हो। माँ ठीक कह रही हैं। महासाम्राज्य की यह गद्दी मुझे ही इस पर बैठना होगा। चाचा, महाराज की लाश अभी ठंडी भी नहीं हुई और तुम लोग यहाँ शवगृह में सत्ता की साजिश कर रहे हो। क्या आप भूल गए हो कि मैं सही और वैध महासाम्राज्य का युवराज हूँ और अभी भी यहाँ खड़ा हूँ? तुम तो जल्द ही मरने वाले हो। प्रधानमंत्री, इसका क्या मतलब है? अच्छा चंद्रवर्मा, अच्छी लुमेनियांग, तो तुम लोग सेना लेकर शवगृह में घुस आए हो मेरी श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, बल्कि मेरे शव पर सत्ता हथियाने के लिए। और यहाँ तक कि चाचा की हत्या का अपराध हुई एर के सिर पर मढ़ने के लिए। मौत के मुंह पर भी मुंह नहीं छोड़ते। मेरे हाथ में जो है वही है जो तुमने शिविर से निकाला था, सफेद विष। सफेद विष? कहते हैं यह जहर लेने वाला कोई लक्षण नहीं दिखाता और अचानक मर जाता है। यह बिल्कुल मेल खाता है राजकुमार की मौत के लक्षणों से। वेनताई, यहाँ स्थिति गंभीर है, तुम पहले बाहर जाओ। बाद में तुम यह स्थिति सच सच सारे अधिकारियों को बता देना। गवाह और सबूत दोनों मौजूद हैं। तुम ही असली हत्यारे हो। मैं आज भले ही तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूं, दुनिया वाले भी ताली बजाएंगे। चाचा को जहर देकर मारना, फिर इस जहर की शीशी से मुझ पर इल्जाम लगाना और अंत में कानूनी रूप से अपने उस बेकार नाती को गद्दी पर बिठाना। चंद्रवर्मा, तुमने बहुत अच्छी साजिश रची है। लगता है तुम उतने बेवकूफ नहीं हो। इस सिंहासन के लिए तुमने अपने ही दामाद को मार डाला। चंद्रवर्मा, तुम बिल्कुल पागल हो। पागल? मैं इसे ईश्वर की इच्छा कहता हूँ। शेन झोंगलिन वह पुराना जिद्दी महासाम्राज्य की भारी सेना पर काबू रखता है, फिर भी तुम जैसे बेकार आदमी के प्रति अंधभक्त है। मैंने 15 साल की महान योजना बनाई और उसने अकेले ही रास्ता रोक दिया। तो तुमने मौका पाकर राजकुमार को जहर दे दिया। इल्जाम खुद को दो, उसने खुद मौत को बुलाया।
उसने तुम्हारे लिए सभी अधिकारियों के सामने मेरा वित्तीय अधिकार छीन लिया। वह मुझे मारने पर मजबूर कर रहा था। सर्वोच्च शाही सत्ता योग्य को मिलती है। अब से इस महासाम्राज्य का राज्य चंद्रवर्मा के नाम होगा। यह बात चाची तुम भी जानती हो। लूमेनियांग ओ लूमेनियांग, राजकुमार ने 15 साल तक तुम्हें प्यार से पाला। क्या तुम्हारी जमीर कुत्ते ने खा ली? जमीर, प्यार, शेन हुई, इतना भोला मत बनो। शेन जोंगलिन चाहे मुझसे कितना भी अच्छा व्यवहार करे, उसने मुझे सिर्फ रीजेंट राजकुमारी का खोखला खिताब दिया। मेरा यान एयर ही असली श्रेष्ठ है, लेकिन शेन जोंगलिन तुम्हें बाहरी व्यक्ति को सिंहासन दे रहा है। पूर्ण सर्वोच्च सत्ता के सामने उसका सस्ता प्यार महारानी की रैंक से तुलना कर सकता है। 15 साल का वैवाहिक रिश्ता एक सिंहासन के आगे कमजोर पड़ गया। मैं अंधा हूँ इस भेड़ियों के झुंड को पालकर। नाना, माँ, पिताजी की उंगली हिली। क्या वह अभी मरे नहीं हैं? वैद्य ने कहा, आपके पिता महाराज मर चुके हैं, वह कैसे हिल सकते हैं? पूरे दिन बकबक करते रहते हो। लगता है मेरी आंखों ने धोखा खाया। युवराज महोदय, मुझे मत दोष दो कि मैं बेरहम हूँ। अगर दोष देना है तो अपने आप को दोष दो कि तुमने हमारा रास्ता रोका। बस तुम मर जाओ, दरबार के वे पुराने हट्ठी लोग। मैं राजा के पास से बुरे लोगों को हटाने के बहाने कानूनी तौर पर उन्हें जड़ से उखाड़ सकता हूँ। दूसरे के हाथों हत्या कराना दरबार की सफाई। तुम लोगों ने इतनी जहरीली सिलसिलेवार हत्या की साजिश रची चंद्रवर्मा इस महासाम्राज्य के राज सिंहासन के लिए। तुम्हारा चंद्रवर्मा का परिवार आखिर कितनी देर से योजना बना रहा था? कितनी देर? बेशक तुम्हारे उस जल्दी मरने वाले पिता से शुरू हुआ। उस समय तेरे पिता भी तेरी तरह हमारे चंद्रवर्मा परिवार का विरोध करते थे। मेरे पिता ने उसे कई बार समझाया, लेकिन वह अपनी ही धुन में रहा। लगातार हमारे परिवार के समर्थकों को खत्म करता रहा। तब हमें पता चल गया था सत्ता अपने हाथों में होनी चाहिए, इसलिए हमने उस पर हमला किया। तुम क्या कह रहे हो? पूर्व सम्राट, उस समय महाराज की बीमारी से मृत्यु हुई थी। क्या वह भी चंद्रवर्मा परिवार का पीछे का खेल था? तो यही बात है कि उस वक्त हकीम ने साफ कहा था पिताजी को एक पैर में चोट लगी थी, सेहत पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन फिर भी पिताजी की अचानक मौत हो गई। क्या यह भी तुम लोगों की साजिश थी? वैसे भी आज तुझे मरना है, मैं तुझे सच बताकर मरने दूंगा। हाँ, तेरे पिता हमने ही मारा। उसने उस समय लगातार दबाव बनाया मेरे लू परिवार के साथियों पर, तो मुझे उसे मारना पड़ा। मैंने राज वैद्यशाला के सभी अच्छी दवाएं बंद कर दी और हर दिन उसके खाने में बिना बर्फ का जहर मिलाया। आखिरकार उसे चुपचाप मरवा दिया। जिस रात तेरे पिता की मौत हुई, मैं खुद उन्हें विदा करने गया था। वह बिस्तर पर बेहाल पड़े थे। मदद मांगने की भी ताकत नहीं थी। मुझे हमेशा लगता था तुम लोग सच में मुझसे प्यार करते हो, लेकिन तुम लोग मेरे पिता के हत्यारे हो। अगर मैं तुझे बेकार नहीं बनाता तो मेरा बेटा राजा कैसे बनता? अब सोचता हूँ तो शुरू में ही तुझे मार देना चाहिए था। अब तुझे भी जमीन के नीचे जाना चाहिए, अपने थोड़े दिन जीने वाले पिता के पास। बहुत अच्छी चाल, वाकई बहुत अच्छी चाल राजा चाचा। आपने सुना? शेन चोंगलिन मर चुका है। शेन हुई मौत के मुंह में तू पागल हो गया है। चंद्रवर्मा, तुम लोग इतनी जल्दी में महल पर हमले की बात कबूल कर रहे हो, और यह भी कि उस समय कैसे पिछले राजा की हत्या की साजिश रची, सब कुछ साफ साफ बता रहे हो। क्या तुम लोगों को डर नहीं है कि राजा चाचा वास्तव में मरे ही नहीं? तुम्हें लगता है कि भूत प्रेत का नाटक करके क्या मैं बेवकूफ बन जाऊंगा?
राजवैद्य ने कहा है शेन जोंगलिन पूरी तरह मर चुका है। यह अपराध स्वीकार और राजत्याग का शाही फरमान मैंने बहुत पहले तुम्हारे लिए तैयार कर लिया है। इस पर हस्ताक्षर करो, सबके सामने स्वीकार करो कि तुमने जहर देकर मारा राजप्रतिनिधि का कत्ल। महासाम्राज्य यान को दे दो, मैं शायद फिर भी तेरी लाश सलामत रख दूं। अगर मैं हस्ताक्षर नहीं करूं तो? तुम्हें लगता है तेरे पास कोई रास्ता बचा है? बता दूं तुझे, अगर तूने अच्छे से दस्तखत नहीं किए, मैं रातों रात आदमी भेजकर पूर्व सम्राट की कब्र खुदवा दूंगा, तेरे बाप को खोद कर निकालूंगा, उसे जलाकर राख कर दूंगा। हिम्मत है तो कर। दूसरों को तो पता नहीं मुझे क्या डर है। क्या तुम दोनों बाप बेटे भूत बन सकते हो? वापस आकर हमसे हिसाब ले सकते हो? राज चाचा, क्या तुमने सुना? तुम्हारी सबसे भरोसेमंद पत्नी, तुम्हारा सबसे भरोसेमंद ससुर, उन्होंने सिर्फ मेरे पिता को नहीं मारा बल्कि अब तुम्हें भी मारना चाहते हैं। तुम सच में पागल हो गए हो? एक मुर्दे से शिकायत कर रहे हो? ना ना, उससे बेकार की बातें मत करो। जब वह अपनी औकात नहीं समझता, सीधे उसे मार डालो। यह राजगद्दी वैसे भी मेरी है। मेरे लिए इस गद्दार को कीमा कर दो। क्या? भूत भूत है, लाश उठ गई। पिता पिता महाराज, तुम मरे नहीं। बेफ्रॉस्ट जहर पी लिया था, तुम जीवित कैसे रह सकते हो? बेशक इसलिए कि राजकुमार ने तुम्हारा जहर नहीं पिया। क्या? जिस रात तुमने गुप्त सैनिक को जहर देने भेजा, उसी रात मुझे तुम्हारी मंशा पता चल गई थी और मैंने उस गुप्त सैनिक को मारकर शव छुपा दिया। हैरान हो गई ना लुमेनियांग? असल में मुझे शुरू से पता था तुम्हारी साजिश का, यहां तक कि 15 साल पहले मुझे पहले से पता था कि तुमने मेरे पिता महाराज को मारा था। नामुमकिन, यह कैसे हो सकता है? 15 साल तक सहन किया, मैं इसी दिन के लिए था। चाचा, अब तुम अपने घर का फैसला करो। महाराज महाराज बख्श दीजिए, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। पत्नी? जब तुमने मुझे जहर दिया था तब क्यों नहीं सोचा कि तुम पत्नी हो? जब तुमने मेरे अपने भाई की हत्या की तब क्यों नहीं सोचा कि तुम मेरी पत्नी हो? मैंने ये 15 साल बिल्कुल अंधा हो गया था। तुम सबको, बेशर्म जानवरों को अपने पास पाला। आज मैं खुद तुम्हें मारूंगा। राजप्रतिनिधि को जहर देने की साजिश पकड़ी गई। पिछले सम्राट की हत्या का आरोप भी मान लिया। आज अगर उन चाचा भतीजे को न मारा तो लू परिवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। मैंने 15 साल से योजना बनाई, कैसे आज रात बर्बाद हो सकती है। आज तो मरना ही है, खून का रास्ता बनाना ही होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तुम इस बूढ़े खलनायक को मारो, फिर उन पर हमला करो। इन चाचा भतीजे को मार डालो, सिंहासन हमारा होगा। शेन हुई चाहे कितना भी लड़ाकू हो, क्या वह हम इतने सारे लोगों से लड़ सकता है? नाना सही कह रहे हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। हमला करो।
मेरे पास 10 लाख सैनिक हैं। तुम्हारे इन चंद दर्जन भर अभेद्य योद्धाओं के साथ कितनी हिम्मत है। दूर की कुआं प्यास नहीं बुझाता। महल के रक्षक भी मारे जा चुके हैं। तुम निहत्थे हो, क्या रोक पाओगे? उनके सिर कौन काटेगा? इनाम 10 लाख का है और लाख क्षेत्र का स्वामी बनाया जाएगा। मार डालो। तुम्हें कैसे पता? हमने तैयारी नहीं की होगी। ये क्या आवाज है? ये सेना कहाँ से आई? 1 लाख काले घुड़सवार राजमहल को चारों ओर से घेर लिया है। चंद्रवर्मा, तुम बच नहीं सकते। मौत का नाटक करके दुश्मन को फंसाया। तुम लोगों ने पहले से सब प्लान कर लिया था। मैं चक्रव्यूह में फंस गया। सच में लगता है हम बिना तैयारी के बैठे रहेंगे कि तू आकर मारेगा? विद्रोही और गद्दार, किसी को नहीं छोड़ना माफी नहीं। मैंने 15 साल तक योजना बनाई। सिंहासन से बस एक कदम दूर था। मुझे यह मंजूर नहीं। तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। यह तलवार अपने पिता के लिए, जिन्हें तुमने बेरहमी से मार डाला। महासाम्राज्य का राज्य मूल रूप से मेरे लू परिवार का होना चाहिए था। महाराज, मुझे बख्श दीजिए। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। नाना और माँ ने मुझे मजबूर किया। मैं विद्रोह नहीं करना चाहता था। मुझे एक और मौका दीजिए। अपना खून तूने अपने चचेरे भाई को तलवार से मारा। जब तूने चंद्रवर्मा को मुझे जहर देने दिया, तब तूने क्यों नहीं सोचा कि हम खून के रिश्ते हैं? जियांग फेंग, तुरंत मेरा हुक्म जारी करो। उसकी युवराज की उपाधि छीन लो। उसे आम आदमी बना दो। उसे कठोर कारागार की सबसे निचली कोठरी में डाल दो। लोहे की जंजीरों से बांध दो। उसे जीवन भर बाहर नहीं निकलने दो। नहीं, मुझे कठोर कारागार नहीं जाना है। पिताजी, मुझसे गलती हुई। मुझे सच में पछतावा है। जनाब, मैं आदेश मानता हूँ। पिताजी। युवराज महोदय, हुई 1000 गलतियां हुई, सब मेरी गलती है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया झुओ यान की जान बख्श दें। तुमने मेरे पिता महाराज को जहर दिया और चाचा महाराज को भी जहर दिया। एक ही तलवार से तुम्हें मार डालूं, बहुत आसानी होगी। कोई है? इस जहरीली औरत को आंगन में घसीटो। 30 कोड़े मारो। उसे पूर्व सम्राट के मकबरे पर भेज दो। उसके बाल मुंडवा दो और नन बना दो। उसकी बाकी की जिंदगी दिए और बुद्ध की मूर्ति के साथ गुजरे। जीते जी मरने जैसी जिंदगी, पापों का प्रायश्चित करते हुए नहीं। यह हजारों टुकड़े करने से भी बदतर है। महाराज, मुझे पछतावा है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। पिता महाराज, बदला ले लिया गया। महासाम्राज्य का राज्य मैंने वापस ले लिया। हुई 15 साल हो गए। मैंने पिछले सम्राट से किया वादा आज आखिरकार पूरा किया। लू का गुट खत्म हो गया। बदला मिल गया। यह महासाम्राज्य, अब समय है इसे वापस उसके असली मालिक को देने का। अब राज्य व्यवस्था स्थिर हो गई है। महासाम्राज्य का राज्य। अभी भी आपके सहयोग की जरूरत है चाचा। मैं लोगों को पहचानने में गलती कर बैठा। लू परिवार के उन भेड़ियों को 15 साल तक अपने करीब पाला।
लगभग महासाम्राज्य का भाग्य बर्बाद कर दिया। मेरा चेहरा दिखाने लायक नहीं बचा अब इस दरबार में खड़ा होने का। इतना धोखा खाने के बाद और तरह तरह की राजनीतिक साजिशों के बाद मैं सच में थक गया हूं। अब से मैं अपनी सारी शक्ति सौंपता हूं, हथियार उतार कर गांव लौट जाऊंगा। यह है महासाम्राज्य की सम्राट की मुहर, स्वर्ग से प्राप्त आदेश के अनुसार दीर्घायु एवं शाश्वत समृद्धि। कृपया इसे सुरक्षित रखें। मेहनत से राज चलाएं, एक योग्य सम्राट बने। चाचा, आप निश्चिंत रहें, मैं पूर्व सम्राट की इच्छा को निराश नहीं करूंगा और महासाम्राज्य की प्रजा को भी निराश नहीं करूंगा। मैं को दे तो पाता। महाराज की जय जय हो, जय हो।